ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ बात किया था और इस चैप्टर में हम ईएनटी एग्जामिनेशन में है, स्पेशली ईयर के लिए हम बात करेंगे ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इंस्पेक्शन और पैल्पेशन कंप्लीट करने के बाद हम ईयर एग्जामिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप परफॉर्म करते हैं जिसे हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। ओटोस्कोप एग्जामिनेशन में हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है ओटोस्कोप, इसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं उसको डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं। ये एग्जामिनेशन ईएनटी प्रैक्टिस में रूटीन और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। अब ओटोस्कोप एग्जामिनेशन का आखिर पर्पस क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना होगा आप लोगों को कि हम ओटोस्कोपी क्यों करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है, अगर हम पर्पस की बात करें, कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को डायरेक्टली एग्जामिन करना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम को विजुलाइज करना, ईयर वैक्स जिसको हम सेरुमेन कहते हैं इसको असेस करना, फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई करना, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को चेक करना, परफोरेशन, फ्लूइड, स्कारिंग और मिडल ईयर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, ईयर पेन, हियरिंग लॉस और ईयर डिस्चार्ज का कॉज डायग्नोस करना। तो ओवरऑल अगर आपको समझना है इन लाइन में, ओटोस्कोपी allows us to look inside the ear and directly assess the health of the ear canal and eardrum। इक्विपमेंट क्या यूज़ करेंगे हम? ओटोस्कोप। तो ओटोस्कोप परफॉर्म करने के लिए हम ओटोस्कोपी परफॉर्म करने के लिए हम ओटोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो आप मैंने इमेजेस ऐड कर रखी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, इसका हैंडल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका ये हैंडल है, एंड इसमें बैटरी या रिचार्जेबल पावर सोर्स होता है, ये इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आप इसमें आगे की तरफ एक लाइट सोर्स देख पाओगे। ब्राइट लाइट एलईडी या हेलोजन लाइट प्रोवाइड करते हैं, ईयर कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इल्यूमिनेट करता है। मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, यूजुअली 2x3 मैग्नीफाइंग, जो मैग्नीफिकेशन देता है, इससे एग्जामिनर को स्ट्रक्चर क्लियरली दिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पैकुलम्स होते हैं, मैं आपको इमेजेस अगर स्पैकुलम के स्पेशली दिखाऊं तो आप ऐसे समझ पाओगे। ये हैं जो आप देख पा रहे हो, ये कोन शेप के डिस्पोजेबल या रीयूजेबल टिप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं एडल्ट और चाइल्ड के लिए, और ये सेफली ईयर कैनाल में इंसर्ट की जाती हैं। तो आपको ब्लैक स्टेनलेस स्टील या इस टाइप से आपको जो दिख रही हैं ये। तो ओटोस्कोप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की बात करें हम, तो एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनर को कुछ प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए। प्रोसीजर पेशेंट को समझा दीजिए, अच्छे से कंसेंट ले लीजिए उनका, हैंड सैनिटाइज कीजिए, अप्रोप्रिएट साइज़ का स्पेकुलम चूज़ कीजिए, ओटोस्कोप की लाइट चेक करिए और पेशेंट को कंफर्टेबल जोन में बिठाएं, हेड को सपोर्ट दीजिए। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हम करते हैं। टेक्निक्स क्या होंगी? सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ईयर, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एक कई बार फेवरेट वाइवा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो अडल्ट्स में ईयर कैनाल नेचुरली थोड़ा कर्व्ड होता है, इसीलिए पिना को हम क्या करते हैं, अपवर्ड, बैकवर्ड और स्लाइटली आउटवर्ड पुल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ईयर कैनाल स्ट्रेट हो जाता है। चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों में कैनाल का एंगल डिफरेंट होता है, इसीलिए पिना को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुल करते हैं, ये कैनाल को स्ट्रेटन करता है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम चिल्ड्रन का थोड़ा सा पोजीशनिंग ऑफ द ईयर ऐसे रखते हैं। अब इंसर्शन की बात करें अगर हम, कि ओटोस्कोप में चीज़ों को इंसर्ट या ओटोस्कोप कैसे इंसर्ट करेंगे। अब एग्जामिनर ओटोस्कोप को पेंसिल ग्रिप में होल्ड करेगा, जैसे आप पेंसिल पकड़ते हैं उस तरीके से, बाकी ताकि आपको समझने के लिए आसान रहे। लिटिल फिंगर को पेशेंट्स के मरीज के चीक पर सपोर्ट देगा, मीन्स गाल पे। ये सडन मूवमेंट से इंजरी से बचाएगा, अगर कान में ऐसा कुछ लगेगा तो पेशेंट
अपना फेस मूव कर सकता है, दैट्स वाई उसको इंजरी भी आ सकती है। तो अगर आपका एक हाथ उसके चिक पे रहेगा तो उसको इंजरी या आप उसको सपोर्ट दे सकेंगे ताकि वो उसका फेस या पोर्शन मूव ना करे। अब स्पैकुलम को जेंटली कैनाल में आप इंसर्ट करेंगे, डीप फोर्स नहीं लगानी है, कभी भी ब्लाइंडली इंसर्ट नहीं करना है, पेशेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है कि पेन तो नहीं हो रहा। अब एग्जामिनेशन की जब बात करेंगे तो आपको इसमें सबसे पहले कैनाल को ऑब्जर्व करिए आप। कैनाल पेटेंट है या नहीं, ये चीज़ आपको देखना है बेसिकली। स्किन का कलर, सेरुमेन प्रेजेंट तो नहीं है, फॉरेन बॉडी तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, नैरो तो नहीं है, कोई मास, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं आपको देखना है। तो नॉर्मल ईयर कैनाल की अपीयरेंस की बात करें तो कैनाल ओपन होती है, जिसको हम पेटेंट बोल रहे हैं, पेटेंट एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, कोई बिना कुछ भी रुकावट नहीं है और वो ओपन है। ओपन का मतलब पेटेंट। स्किन स्मूथ और लाइट पिंक होती है बेसिकली, क्लीन होती है, माइल्ड सेरोमन हो सकता है, कोई स्वेलिंग या रेडनेस नहीं होती है, कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। अब बेसिकली सेरोमन क्या है, ईयर वैक्स है, आप उसकी देखिए क्वांटिटी क्या है, कलर क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है। बहुत ज़्यादा सेरोमिन या ईयर वैक्स हियरिंग को अफेक्ट कर सकता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखने में डिफ़िकल्टी करता है। उसके अलावा फॉरेन बॉडीज़ को आपको देखना है। फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि कोई कॉटन, कोई बीड्स, कोई इंसेक्ट, कोई सीड्स, कोई प्लास्टिक के पीसेस, हियरिंग एड फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ें तो नहीं है। तो चिल्ड्रन में फॉरेन बॉडी कॉमन होती है तो उनके में चांसेस हैं कि आप शायद ये वजह हो। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आप चेक कीजिए, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, एडेमा। एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन में आप कोई डिस्चार्ज देखोगे, ओटिटिस एक्सटर्ना जो कॉमन इन्फेक्शंस में आते हैं। फाइंडिंग्स में आप देखिए कैनाल में सूजन तो नहीं है, रेड कैनाल तो नहीं है, पेन तो नहीं है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। तो पेशेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस पेन एंड टेंडरनेस, तो ये चीज़ें देखना है। तो ये तो खैर कॉमन इन्फेक्शन में ओटिटिस एक्सटर्ना। उसके अलावा ओटोमाइकोसिस, ओटोमाइकोसिस मतलब कि माइकोसिस मतलब फंगल होता है, तो वाइट या ब्लैक फंगल डब्रिस दिख सकता है जहाँ पे इचिंग हो सकती है। एंड माइल्ड डिस्चार्ज भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्जर्व करना होगा। ये ईयर एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो नॉर्मली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हेल्दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें, ईयर ड्रम की बात करें तो बहुत थिन होता है, थोड़ा प्योरली ग्रे, एक शाइनी ग्रे कह लो, जिसका कलर होता है बहुत स्मूथ एंड स्लाइटली ट्रांसलूसेंट, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है सेमी ट्रांसपेरेंट और इंटैक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्स विजिबल है। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, नॉर्मल ईयर ड्रम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये स्लाइटली ट्रांसलूसेंट होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एंड इसी वजह से मिडल ईयर के कुछ स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं, ठीक है। अब कलर क्या है, नॉर्मल कलर जो है ये मैंने अभी आपको बताया, पर्ली ग्रे या सिल्वर ग्रे। रेड या येलो कलर एबनॉर्मल माना जाता है, अगर ऐसा दिख रहा है तो आप एबनॉर्मल समझेंगे, ठीक है। तो पर्ली ग्रे आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो खैर, तो अभी कुछ हम बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स इसमें जो आएंगे, जिसमें हैंडल ऑफ मैलियस। देखो, हैंडल ऑफ मैलियस जो आप ये देख रहे हो, एक हैंडल जैसा यहाँ पे ये इमेज कान की, ठीक है। तो मिडल ईयर की जो मैलियस बोन का एक लॉन्ग हैंडल होता है, बेसिकली आपको ये बोन का हैंडल ही दिख रहा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होता है। नॉर्मल ईयर में बहुत क्लियरली विजिबल होता है, ये ईयर ड्रम की ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस, ये जो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये हैंडल के ऊपर पार्ट पर एक स्मॉल प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सुपीरियर पार्ट में दिखती है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ इसी में है अम्बू, ठीक है। हैंडल ऑफ मैलस का लोएस्ट पॉइंट ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सेंट्रल
बेसिकली ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है, इसी पॉइंट से कोन ऑफ लाइट ओरिजिनेट होती है। तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स रिलेटेड टू द इंटरनल ईयर। अभी इसमें थोड़ा सा कोन ऑफ लाइट के बारे में बात कर ले रहे हैं। जो नॉर्मल कोन ऑफ लाइट की बात करें अगर हम, कोन ऑफ लाइट एक ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो ओटोस्कोप की लाइट से बनता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कोन ऑफ लाइट, ये देखो, ये नॉर्मल ट्रायंगुलर रिफ्लेक्शन है जो हमारे ओटोस्कोप की लाइट से बनता है। अब ये हेल्दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट साइन होता है, ठीक है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हेल्दी है तो ये दिखेगा। अब पोजीशन ऑफ राइट ईयर में क्या होता है, ये 5 o'clock पोजीशन, 5 o'clock का मतलब जैसे जब 5 बजते हैं ना, वैसे अगर राइट ईयर में देखोगे, जैसे 5, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ लिखा होता है, 6 से पहले राइट हैंड साइड पे, राइट ईयर में आपको ऐसे दिखेगा। और पोजीशन इन लेफ्ट ईयर में 7 o'clock पोजीशन पे, घड़ी आप जैसे देखते हो 7 बजे वाली सुई के पास में, आपको ये ट्रायंगुलर शेप दिखा। अगर कोन ऑफ लाइट एब्सेंट या डिस्टॉर्टेड हो इस 5 या 7 के आगे पीछे हो, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिजीज का एक सस्पिशियन होता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल ईयर ड्रम स्लाइटली कॉनकेव होता है, ठीक है। कैसा होता है, कॉनकेव। ये मिडल ईयर प्रेशर के नॉर्मल होने का एक साइन है। अगर आप रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो रिट्रैक्टेड ईयर ड्रम अंदर की तरफ खिंच जाता है। तो इसका काम, इसकी वजह हो सकता है ऑस्टैकियन ट्यूब में कोई दिक्कत आना, या जो नेगेटिव मिडल ईयर प्रेशर है, या जो क्रॉनिक ओटिटिस मीडिया है इनकी। तो अगर आप फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो हैंडल ऑफ मैलियस प्रोमिनेंट दिखेगा, कोन ऑफ लाइट डिस्टॉर्टेड मिलेगी, ईयर ड्रम इनवर्ड पुल होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, बल्जिंग ईयर ड्रम बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, बाहर की तरफ भागता है। तो इसका वजह एक्यूट ओटिटिस मीडिया, या मिडल ईयर में कोई पस बन जाना, या मिडल ईयर पे प्रेशर बढ़ जाना। तो फाइंडिंग्स में क्या है, रेड ईयर ड्रम, लॉस ऑफ लैंडमार्क्स, कोन ऑफ लाइट इसमें एब्सेंट मिलेगी आपको, ये सारी चीज़ें जो भी हैं। तो अगर आप एबनॉर्मल फाइंडिंग्स देखोगे ड्यूरिंग ओटोस्कोपी, तो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रेड दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिए एक्यूट ओटिटिस मीडिया, कोई इन्फ्लामेशन, कोई फीवर या कोई ट्राउमा है, ठीक है। तो एक्टिव इन्फेक्शन का इंडिकेशन होगा। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर परफोरेशन की बात करें तो ईयरड्रम में होल प्रेजेंट होना, या तो ये भी परफोरेशन का एक साइन है। इन्फेक्शन, ट्राउमा, ब्लास्ट इंजुरी, कॉटन बड इंजुरी, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और अगर कोई फ्लूइड बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम ऑल्सो, तो एयर फ्लूइड लेवल, बबल्स या येलो फ्लूइड, ठीक है, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ओटिटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, मतलब जिसको हम बोलते हैं ग्लू ईयर, ग्लू, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसको जो जो नेक्स्ट है स्कारिंग, जिसको बोलते हैं टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। देखो ये रिपीटेड इन्फेक्शन या सर्जरी के बाद होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा वाइट चॉक चॉक कलर के थोड़ा वहाँ पे पैचेस दिखते हैं, थोड़ा कैल्सिफाइड स्कार्स नज़र आपको आएंगे। तो ईयर ड्रम की जो मोबिलिटी इसमें रिड्यूस्ड होती है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, तो एक ये वजह। उसके अलावा कॉलेस्टियाटोमा जो मैं बता रहा हूँ, ये भी एबनॉर्मल एक केराटिन फील्ड ग्रोथ होती है। इसमें वाइट पर्ली मास दिखता है आपको, या रिट्रैक्शन पॉकेट दिख सकती है, फुल स्मेल डिस्चार्ज। तो जो बोन का डिस्ट्रक्शन, हियरिंग लॉस और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस और ईएनटी रेफरल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें ओटोस्कोप एग्जामिनेशन में, तो अगर कान बिल्कुल हेल्दी है तो ओटोस्कोपी में एग्जामिनर को ये फाइंडिंग मिलेंगी, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बहुत क्लीन और पेटेंट होगा,
माइल्ड नॉर्मल सेरोमेन प्रेजेंट हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी नहीं है, कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग, डिस्चार्ज नहीं है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगा, कलर पर्ली ग्रे होगा, सरफेस स्मूथ और लाइट ट्रांसलूसेंट है, हैंडल ऑफ मैलेस, लेटरल प्रोसेस और अम्बो क्लियरली विजिबल आपको होगा, एंड कोन ऑफ लाइट प्रेजेंट है राइट ईयर पे 5 o'clock, लेफ्ट पे 7 o'clock, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लाइटली कॉन्केव पोजीशन में है, कोई परफोरेशन, कोई फ्लूइड, कोई स्कैरिंग, कोई कॉलिसिस्टोमा या कोई बल्जिंग रिट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नॉर्मल फाइंडिंग्स रहेंगी। अभी नेक्स्ट हम इसमें कुछ बात करेंगे अगला हियरिंग असेसमेंट के बारे में। देखो, हियरिंग असेसमेंट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव टू हियरिंग असेसमेंट देखेंगे, थोड़े ऑब्जेक्टिव और कुछ चीज़ें और देखेंगे। तो अब तक हमने एक्सटर्नल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन किया, लेकिन सिर्फ ईयर को देख लेना हमारे लिए इनफ नहीं होता। हमें ये भी पता लगाना होता है कि पेशेंट की हियरिंग नॉर्मल है या नहीं है। इसी पर्पस के लिए हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं। हियरिंग असेसमेंट बेसिकली एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम पेशेंट की सुनने की जो कैपेसिटी है, हियरिंग एबिलिटी, इसको इवैल्यूएट करते हैं। इस एग्जामिनेशन से हमें हियरिंग लॉस है या नहीं, और अगर है तो किस टाइप का है, इसका इनिशियल आइडिया मिल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हियरिंग असेसमेंट के? तो खैर, हम हियरिंग असेसमेंट क्यों करेंगे? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हियरिंग नॉर्मल है या इम्पेयर्ड है ये असेस करना, हियरिंग लॉस की सिवियरिटी का एक इनिशियल एस्टिमेट लगाना, कंडक्टिव और सेंसोरिनल हियरिंग लॉस में डिफरेंस जानना, दोनों ईयर्स को कंपेयर करना, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो भी हैं जैसे प्योर टोन ऑडियोमेट्री या टिम्पैनोमेट्री एटसेट्रा की नीड को डिसाइड करना, ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हेल्प करना। तो इंस्पेक्शन हमें बताता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, वाइल हियरिंग असेसमेंट हमें क्या बताएगा? अबाउट द फंक्शन ऑफ ईयर। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम टाइप ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में। आपको सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियरिंग लॉस मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस तब होता है जब साउंड वेव्स एक्सटर्नल ईयर में या मिडल ईयर से प्रॉपरली इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, इसको बोलते हैं हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस। यानी साउंड कंडक्शन पाथवे में होती है, इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व नॉर्मल होते हैं। तो एक इजी एग्जांपल ले लो, सपोज कीजिए आप किसी रूम के बाहर खड़े हों और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, अंदर से कोई बोल रहा है, वॉइस आ रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। प्रॉब्लम स्पीकर पे नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ दरवाजे में है ना? तो ईयर में भी एग्जैक्टली वही होता है, साउंड जनरेट नॉर्मल होती है लेकिन बीच में पाथवे ब्लॉक हो जाता है, इसी को बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इसका कॉमन इशू क्या होगा? शायद कान में कोई ईयरवैक्स है, फॉरेन बॉडी है, ओटिटिस एक्सटर्ना, ओटिटिस मीडिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटोस्क्लेरोसिस, मिडल ईयर फ्लूइड, ऑसिकुलर चेन प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पेशेंट बोलता है कि सर आवाज़ आ तो रही है लेकिन धीरे या बंद जैसी लग रही है। तो पेशेंट यूजुअली खुद की आवाज़ को रिलेटिवली लाउड फील करता है अंदर से। ठीक है, दूसरी अगर टाइप की बात करो तो इसको बोलते हैं सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस तब होता है जब प्रॉब्लम इनर ईयर, जिसको बोलते हैं कॉक्लिया, या ऑडिटरी नर्व, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में होता है। यहाँ साउंड ईयर तक तो पहुंच जाता है लेकिन ब्रेन तक सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होता। सपोज दैट माइक्रोफोन परफेक्टली काम कर रहे हैं
लेकिन वायर टूट गए हैं, है ना, माइक्रोफोन तो काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ सुन भी रहा है, ठीक है। अब साउंड स्पीकर तक आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी, यही सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस है। तो बढ़ती उम्र के साथ एजिंग, जिसको बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस, ठीक है, या लाउड नॉइस एक्सपोजर, ओटोटॉक्सिक ड्रग, मैनियर्स डिजीज, एकॉस्टिक न्यूरोमा, वायरल इन्फेक्शन, हेड इंजरी, कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंट क्या क्या कहेगा कि सर आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन वर्ड समझ नहीं आते, स्पीच क्लैरिटी कम हो जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड पहले अफेक्ट होती है, टेनिटस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी तीसरा आता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में क्या है, इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसोरिन्यूलर हियरिंग लॉस दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सटर्नल मिडल दोनों ईयर भी अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक, और इनर ईयर भी। तो एग्जांपल के तौर मान लो एक पेशेंट को क्रॉनिक ओटिटिस मीडिया है और एज रिलेटेड हियरिंग लॉस भी, अब दोनों प्रॉब्लम्स मिलकर हीयरिंग और ज़्यादा रिड्यूस करेंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट भी कॉम्बिनेशन होता है, कुछ केसेस में सर्जरी और साथ में हियरिंग एड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में कुछ ट्यूनिक फॉर्क टेस्ट देखेंगे इसमें, जिसमें आपको फिंगर रब टेस्ट या इस तरीके से कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे क्या होगा इसमें, रिने टेस्ट होगा, वेबर टेस्ट होगा, ये हम देखेंगे। तो ठीक है, इस क्लास को फ़िलहाल हम यहीं से रखते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर दोनों को समझने की कोशिश की। ओटोस्कोप क्या होता है, ओटोस्कोपी क्यों करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें जानी। और बाकी अभी इसमें जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है विस्पर टेस्ट, कान में फुसफुसाना, ये इसी का वैसे पार्ट है ये, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि बंदे को सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करने हैं, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग एंड नॉर्मल फाइंडिंग कैसे हो सकती हैं, फिंगर रैप टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।